हेलो स्टूडेंट, आज जो है हम पीएसटी का एक चैप्टर स्टार्ट करते हैं कंट्रोलिंग, जो कि एक बहुत ही छोटा और एक बहुत ही आसान सा चैप्टर है, जो कि इसी वीडियो में कोशिश करेंगे उसको कंप्लीट करने की, या सिर्फ उसका एक वीडियो और बनेगा। तो आज जो है हम चैप्टर जो डील करते हैं उस चैप्टर का नाम है बीएसटी में कंट्रोलिंग। देखिए, सबसे पहले हमने देखा कि प्लानिंग, हम किसी भी चीज़ की प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग मीन्स, मान लीजिए हम एक सिंपल लाइफ का, डेली लाइफ का एग्जांपल देते हैं। हमने सोचा कि हमने प्लान किया कि हमें 12th में स्कोर करना है 100% या 99% टू 100%। ये हमने प्लान किया कि हमें 12th में इतना स्कोर करना है। लेकिन मान लीजिए इस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने के लिए, इस प्लानिंग को हम कहें, अगर इस प्लान को हमें कामयाब बनाना है, इसको एक सक्सेस करना है, तो इसके साथ साथ एक चीज़ ये भी होनी चाहिए कि हमें इसके लिए जो चीज़ें होंगी वो भी करनी होंगी। कैसे? लाइक हमने कहा इसके लिए हमें, मान लो हमने कहा 4 से 6 घंटे डेली पढ़ना है, इतने घंटे क्लासेस लगानी है, इतना सब कुछ ये करना है। सुबह मॉर्निंग में इतने बजे, मॉर्निंग में सुबह 4 बजे उठना है, मॉर्निंग में 5 बजे उठ के पढ़ना है, क्योंकि मॉर्निंग में कंसंट्रेशन ज़्यादा अच्छा होता है। तो इस तरीके से हमने प्लान किया। तो प्लानिंग के साथ साथ हमें अपनी डेली रूटीन, ये भी प्लान कह सकते हैं हम, या हमने कहा जो हमारी अननेसेसरी एक्टिविटी है उस पर हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। कंट्रोल कैसे? जैसे अगर हम मान लो फ़ोन यूज़ करते हैं, 2-2 घंटे फ़ोन चला रहे हैं, तो क्या इस प्लान को कामयाब या सक्सेस हम कहें करने के लिए जो हमारी अदर एक्टिविटी हैं, फ़ोन चलाना, इधर उधर घूमना, क्या हमें उनको कंट्रोल करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? बिल्कुल कंट्रोल करना पड़ेगा। तो किसी भी प्लान को उसके अंजाम तक पहुंचाने के लिए ज़रूरी ये है कि हम कुछ जो चीज़ें हैं उस पर क्या करें? कंट्रोल करें। ठीक है? तो हमने कहा ये हमारे जो 100% या 99% हमने कहा ये हमारी क्या है? एक्सपेक्टेशंस, या हमारा कहें डिजायर्ड रिजल्ट। हम ये फ्यूचर में चाहते हैं डिजायर्ड रिजल्ट। इस डिजायर्ड रिजल्ट को, मतलब डिजायर्ड मतलब इच्छा है, इस रिजल्ट को पाने के लिए हम क्या करेंगे? जो हमारा छोटे छोटे जो हमारे रिजल्ट होंगे, फॉर एग्जांपल मान लीजिए क्लास में टेस्ट हुआ 100 मार्क्स का, और आपके आए कितने? 90 मार्क्स। तो आप क्या एक्चुअल रिजल्ट, डिजायर्ड रिजल्ट के क्लोजर आया? हाँ, थोड़ा सा क्लोजर तो है, लेकिन थोड़ा और क्लोज लाना है उसको। तो हम क्या करेंगे? हमने कहा अच्छा 90 आए, तो मेरी ये इसमें जो है मिस्टेक हुई, कुछ एरर हुई, इस मिस्टेक को हम क्या करेंगे? इम्प्रूव करेंगे, ताकि ये जो मिस्टेक हुई ये फ्यूचर में रिपीट न हो और हम अपने डिजायर्ड रिजल्ट तक पहुंच सकें। तो कंट्रोलिंग, इन शॉर्ट वी कैन से, इन दिस एक्चुअल रिजल्ट, जो हमारा एक्चुअल रिजल्ट है और जो ये डिजायर्ड रिजल्ट है, इसको क्लोजर लाना, एक्चुअल रिजल्ट को डिजायर्ड रिजल्ट के क्लोजर लाना इज कंट्रोलिंग। ठीक है? और जब हमने कहा इसके लिए हमने क्लास में जिस तरीके से छोटे छोटे टेस्ट किए बार बार, क्यों? उनको बच्चों को कंट्रोल करने के लिए, ताकि करेक्टिव एक्शन ले सकें हम। करेक्टिव एक्शंस क्या होता है? मान लीजिए अगर कोई बच्चा है, उसमें देखा हमने कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा, तो उस पर हम क्या कर सकें? उसको या तो प्यार से समझाने से, या उसको गुस्सा करने से, या उसके पेरेंट्स को कंप्लेन करने से, या उसको जो भी वटएवर, या उसको मारने से, जिस तरीके से भी अगर वो हो, तो वो क्या हो? करेक्टिव एक्शन ले सके हम। टेस्ट से पता चला कि हाँ ये जो है अपने डिजायर्ड रिजल्ट के क्लोज नहीं है, तो इसको किस तरीके से इंप्रूव किया जाए। हमने कहा मान लीजिए अगर किसी की एक्सपेक्टेशन है कि मुझे पास होना है, 50% नंबर लेने हैं, और उसके जो है टेस्ट में 100 में से आए 30 नंबर, तो क्या ये डिजायर्ड रिजल्ट? तो हम कहेंगे कि ये किस तरीके से, ये 30 वाला किस तरीके से डिजायर्ड रिजल्ट तक पहुंचे, उसके लिए हम क्या करेंगे? कंट्रोलिंग। तो एक्चुअल रिजल्ट को डिजायर्ड रिजल्ट के क्लोजर लाना ही क्या है? कंट्रोलिंग है। किसी भी प्लान को हम एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, लाइफ में अपनाना चाहते हैं, तो देखो वैसे तो किसी का प्लान हो सकता है कि मुझे लाइफ में आईएएस बनना है, लेकिन उसको नींद ही 14 घंटे आती है दिन में। प्लान तो है, लेकिन वो कंट्रोल नहीं कर रहा, किस पे? अपनी नींद पे। तो क्या ये प्लान एग्जीक्यूट हो पाएगा? नहीं। कोई भी प्लान
तब एग्जीक्यूट होगा जब आप उसके लिए प्रॉपर कंट्रोलिंग करेंगे। यही ये चैप्टर बताता है किसी भी प्लान को आपके अपने जो डिजायर्ड रिजल्ट है उसको एक्चुअल रिजल्ट के क्लोजर लाने के लिए आपको कुछ करेक्टिव एक्शंस लेने पड़ेंगे, कुछ सुधार करने पड़ेंगे, क्या क्या स्टेप करने पड़ेंगे, ये चीज़ इसमें कंट्रोलिंग में बताई है। तो कंट्रोलिंग के कुछ फीचर्स हैं, ये हम देखते हैं वन बाय वन। पहला फीचर है कंट्रोलिंग इज फंडामेंटल मैनेजमेंट फंक्शन। देखिए ये आप पांचों में लिख सकते हैं, प्लानिंग भी फंडामेंटल है, ऑर्गेनाइजिंग भी फंडामेंटल है, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, पांचों फंडामेंटल है। अब यहाँ पे कंट्रोलिंग आया तो इसने लिख दिया कंट्रोलिंग फंडामेंटल मैनेजमेंट फंक्शन है। फंडामेंटल मतलब एकदम बेस है। मैंने कहा ना कि अगर मान लो हमने आईएएस का बनना है और हम सो रहे हैं 14 घंटे तो बन ही नहीं सकते, तो ये भी एक क्या है, फंडामेंटल। फंडामेंटल मतलब एक बेस है बिल्कुल। परवेसिव फंक्शन, परवेसिव का मतलब ये है चाहे बिजनेस है चाहे नॉन बिजनेस है। जैसे हमने कहा ना अगर एजुकेशन की बात की तो ये कोई बिजनेस थोड़ी ना हुआ, तो ये हर जगह एप्लीकेबल कंट्रोलिंग होती है। अब बिजनेस में किस तरीके से, मान लीजिए हमने कहा हमारे कोई डिजायर्ड रिजल्ट है कि हमें इतने का प्रोडक्शन करना है और इस साल इतने करोड़ रुपए की सेल करनी है और एम्प्लॉय उसके अकॉर्डिंग काम कर ही नहीं रहे, तो अगर एम्प्लॉयज उसके अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहे तो हमें उस पर क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल। हमने देखा कि एम्प्लॉयज आपस में गॉसिप कर रहे हैं, वो प्रोडक्शन पे तो उनका ध्यान ही नहीं है, तो उस पर भी क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल। तो परवेसिव फंक्शन का मतलब चाहे बिजनेस हो चाहे नॉन बिजनेस हो, कुछ भी चीज़ है अगर हम उस चीज़ को अचीव करना चाहते हैं, मतलब ये सभी पे एप्लीकेबल होगा, उस चीज़ को अचीव करना चाहते हैं तो कंट्रोलिंग रिक्वायर्ड है। कॉन्टिन्यूस एक्टिविटी ये नहीं है, मान लीजिए हमने कहा आईएएस बनना है और हम 2 दिन तो जल्दी उठे, 2 डेज तो, और उसके बाद जो है हम फिर से बैक टू नॉर्मल लाइफ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि आपने 2 दिन कर दी कंट्रोलिंग, 5 दिन कर ली। ये एक ऐसी चीज़ है जो पूरी लाइफ आउट आपकी चलती रहेगी जब तक आप अपने गोल को अचीव ना कर ले, और जब आप एक गोल को अचीव कर लेंगे तो आपको दूसरा गोल बन जाएगा, उस दूसरे गोल को अचीव करने के लिए फिर से वो एक्टिविटी चलती रहेगी। तो प्लानिंग भी क्या है, एक कंटिन्यूअस एक्टिविटी, कंट्रोलिंग बिगिनिंग से लेकर के एंड तक चलती रहेगी, वही ये चीज़ है। इसने कहा कंट्रोलिंग इज बोथ बिगिनिंग एंड एट, कंट्रोलिंग को कई बार हम बिगिनिंग ऑफ मैनेजमेंट भी मानते हैं, क्योंकि हमने कहा मान लो इसमें देखो इसने कहा है कि कंट्रोलिंग बिगिनिंग भी है मैनेजमेंट की एंड द एंड ऑफ द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट। लेकिन ये इसने बात किस तरीके से कही, इस हेडिंग को समझना एक बार, कहना क्या चाह रहा है। हमने कहा ये कह रहा है मैनेज प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट का कंट्रोलिंग बिगिनिंग भी है और क्या है, एंड भी है। वैसे हमने कहा बिगिनिंग तो प्लानिंग होनी चाहिए, क्योंकि 5 फंक्शन है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो प्लानिंग इज द फर्स्ट प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट। तो इसने कंट्रोलिंग को कैसे कहा, इसने कंट्रोलिंग को इस तरीके से कहा, मान लीजिए हमने प्लान किया कि डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है, तो उसके लिए पहले से ही जो हमने प्रिपरेशंस की, पहले से मान लो पेरेंट्स ने सोचा कि मेरे बच्चों को मुझे डॉक्टर बनाना है, तो उसने उसको लिए पहले से उसको साइंस में स्ट्रॉन्ग किया, कंट्रोलिंग हो रही है ना वहाँ पे। मतलब अभी उसने 10th में या 11th में अभी उसने मेडिकल ली नहीं, लेकिन उससे पहले से ही तैयारी स्टार्ट कर ली। तो इसलिए हमने कहा कि क्या ये कंट्रोलिंग जो है बिगिनिंग नहीं हुई कि हमने उसको 7th 8th क्लास थी उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करना शुरू कर दिया, उसको हाई लेवल की कोचिंग दिलानी स्टार्ट कर दी और उसकी स्टडी रूटीन को चेंज किया, ये सारी चीज़ें की। तो हमने कहा कई बार कंट्रोलिंग बिगिनिंग एंड एंड द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट दोनों है। एंड तो है ही, बिगिनिंग किस तरीके से, कई बार किसी प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए उसके बहुत ज़्यादा पहले से हम कोई तैयारी स्टार्ट कर देते हैं, तो प्लान अभी हुआ भी नहीं, प्लानिंग स्टार्ट हुई भी नहीं, उससे पहले ही हमने कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया। क्योंकि डॉक्टर बनने की तैयारी तो कब स्टार्ट होगी, 11th के बाद, लेकिन हमने उससे पहले से ही उस पर कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया। तो ये हमने देखा कंट्रोलिंग इज बोथ बिगिनिंग एंड द एंड ऑफ द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट। उसके बाद है कंट्रोलिंग इज रिलेटेड टू द रिजल्ट। कंट्रोल करके हम अपना जो रिजल्ट है उसको अचीव करना चाहते हैं, अगर वो बाय चांस रिजल्ट अचीव नहीं होता तो हम उस पर क्या लेते हैं, करेक्टिव एक्शन। करेक्टिव एक्शन मैंने कहा जैसे मान लीजिए वैसे नॉन बिजनेस की बात करें तो मैंने कहा अगर स्टूडेंट है, कम नंबर है, तो उस पर करेक्टिव एक्शन कैसे ले सकते हैं, उस पर डांट, कई बच्चे होते हैं कि हम उसकी जानने की कोशिश करें कि वो क्यों नहीं पढ़ रहा, प्यार से भी कहने से मान जाते हैं, कई गुस्सा करने से समझते हैं। तो करेक्टिव एक्शन डिपेंड करेगा,
डिपेंड अपॉन व्हाट्स, डिपेंड अपॉन सिचुएशन। ओके फाइन, ये हमने देखा कंट्रोलिंग क्या होता है और ये हमने कंट्रोलिंग की जो है फीचर्स देखी। अब जो है हम स्टार्ट करते हैं जो है प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग। देखिए प्रोसेस ऑफ जो कंट्रोलिंग है ये हम इसको बहुत ही, इसकी ये 5 हेडिंग है, ये इसी सीक्वेंस में याद रखनी है हमें। हम ऐसा नहीं है, देखो जो भी प्रोसेस हैं, चाहे हम प्लानिंग की प्रोसेस को पढ़ रहे हैं, चाहे ऑर्गेनाइजिंग की प्रोसेस को पढ़ रहे हैं, चाहे स्टाफिंग की, चाहे डायरेक्टिंग या कंट्रोलिंग, फीचर्स में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप इस हेडिंग को यहाँ कर दीजिए, इसको यहाँ, इसको यहाँ, मतलब हमें सीक्वेंस याद रखने की कोई भी नीड नहीं है। बट वेन एवर वी टॉक अबाउट प्रोसेस, इसमें एक सीक्वेंस होगी, हमें इसी सीक्वेंस को फॉलो करना पड़ेगा, ये चीज़ ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि हम टेकिंग करेक्टिव एक्शन पहले लिख दें, सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड बाद में, वो कंप्लीटली गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसको इसी सीक्वेंस में, प्रोसेस चाहे किसी की भी हो, सिर्फ कंट्रोलिंग की नहीं, चाहे प्लानिंग की प्रोसेस है, किसी भी चीज़ की प्रोसेस है, आपको उसको सीक्वेंस वाइज ही लर्न करना है। ठीक है, तो इसमें ये 5 पॉइंट है, इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। इसमें ये 5 पॉइंट कौन कौन से? सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, कंपेयरिंग ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड, एनालिसिस डेविएशन, टेकिंग करेक्टिव एक्शन। देखिए सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, मान लीजिए एग्जाम्पल, हमें गाजर का हलवा बनाना था 5 किलोग्राम, ये बनाना था, ये हो गया सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, एक्चुअल में बना गाजर का हलवा जो है 3 किलोग्राम, एक्चुअल में बना 3 किलोग्राम, बनाना था 5 किलोग्राम, एक्चुअल में बना 3 किलोग्राम। अब हम इसको कंपेयर करेंगे। कंपेयर कैसे करेंगे? हमने कहा 5 किलो बनाना था, बना 3 किलो, तो हमने क्या कर दिया? कंपेयर करा। इसका मतलब 2 किलोग्राम क्या बना? कम बना। इस 2 किलोग्राम को हम कहते हैं डेविएशन, कि 2 किलोग्राम जो कम बना गाजर का हलवा, इसको हमने क्या कहा? डेविएशन। डेविएशन का सिंपल मीनिंग डिफरेंस, कि ये डिफरेंस क्यों आया। अब हम ये एनालिसिस करेंगे, जो ये डिफरेंस आया ये किस वजह से है। क्या ये डिफरेंस इस वजह से है, मतलब दूध जल गया, हमने दूध ज़्यादा जला दिया या दूध कम डाला, क्या रीज़न रहा, इसके पीछे क्या लॉजिक रहा कि हमने बनाने की सोची थी 5 किलोग्राम, बना 3 किलोग्राम, हमने कंपेयर किया तो हमें पता चला कि 2 किलोग्राम कम बना है। तो ये 2 किलोग्राम कम बनने के पीछे क्या रीज़न रहा? क्या हमने उसमें गाजर कम डाली, या दूध जल गया, या दूध हमने कम डाला, या घी कम डाला, क्या रीज़न रहा? उसको हमने क्या कहा? एनालिसिस डेविएशन। लास्ट है टेकिंग करेक्टिव एक्शन। टेकिंग करेक्टिव एक्शन, क्या वो अब सुधर सकता है? मान लीजिए चीनी वगैरह कम रह गई उसमें, तो वो सुधर सकता है, बिल्कुल सुधर सकता है। लेकिन अगर कुछ ऐसी चीज़ है, चीनी ज़्यादा हो गई, क्या वो सुधर सकता है? वो डिपेंड करेगा। तो कुछ मान लो या जल गया, फिर सुधर सकता है? नहीं। तो कई जगह तो टेकिंग करेक्टिव एक्शन इज पॉसिबल और सम टाइम टेकिंग करेक्टिव एक्शन, हाँ, लेकिन टेकिंग करेक्टिव एक्शन यहाँ पे एट प्रेजेंट सिचुएशन में तो नहीं ले सकते, लेकिन फ्यूचर में हम ध्यान रखेंगे कि वो ना जले। ठीक है, तो ये हमने एक सिंपल सा एग्जांपल से इसकी जो है प्रोसेस को लर्न करने की कोशिश की। फिर से देखो एक बार, सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, गाजर का हलवा बनाना था 5 किलोग्राम, एक्चुअल बना, एक्चुअल में कितना? 3 किलोग्राम। डेविएशन, कितना किलोग्राम का फर्क रह गया? डिफरेंस 2 किलोग्राम। 2 किलोग्राम कम रहने के पीछे क्या रीजन रहा, ये हम देखेंगे। क्या गाजर कम रह गई, या दूध जल गया, या जो है दूध कम रह गया, या घी कम रह गया, या चीनी, जो भी कारण रहा। टेकिंग करेक्टिव एक्शन, अगर वो सुधर सकता है तो उसी को सुधार देंगे, अगर वो चीज़ नहीं सुधर सकती तो वो हम क्या करेंगे? फ्यूचर में उस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि इस तरीके की मिस्टेक फ्यूचर में न हो। ठीक है, तो ये हमने एक बार प्रोसेस को इंडिविजुअली भी हम देखेंगे, सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड को। एक बार मैंने इसको लर्न करने का तरीका बताया, या अब इसमें एक एग्जांपल और देखिए प्रोसेस में। एक हमने गाजर के हलवे का एग्जांपल देखा, दूसरा एग्जांपल इसमें देखिए। मान लीजिए हमने कहा सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, हमें परसेंटेज लानी है 100%। हमने कहा 12th में कितने परसेंट लाने हैं? 100%। एक्चुअल में आए हमारे कितने?
7%। कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड, 100 माइनस 97 तो कितने आ गए 3। एनालिसिस डेविएशन कि ये 3% का फर्क क्यों रहा, तो हमने देखा कि हमारे अकाउंट में 100 है, इकोनॉमिक्स में 100 है, बीएसटी में भी 100 है, हमारे मान लो कम आए इंग्लिश में, तो डेविएशन का क्या कारण रहा, इंग्लिश या किसी के पास मैथ है मान लो तो मैथ में फॉर एग्जांपल जस्ट मान लो या बीएसटी में ही आपके कम आ गए, तो आपने देखा डेविएशन में कि अकाउंट्स में हमारे पूरे इकोनॉमिक्स में अच्छे हैं और हमारे जो हैं इंग्लिश में भी अच्छे हैं, मैथ में भी अच्छे हैं, लेकिन हमारे नंबर कम क्यों आए, 97 क्यों बने, ये इसलिए बने क्योंकि हमारे बीएसटी में नंबर कम आ गए। तो ये क्या क्या हमने एनालिसिस डेविएशन, टेकिंग करेक्टिव एक्शन, तो इसमें करेक्टिव एक्शन ले सकते हैं कि आगे फ्यूचर पे हम ध्यान रखेंगे कि बीएसटी पे ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। और सब्जेक्ट हमारे स्ट्रॉन्ग है, मान लीजिए अगर ये टेस्ट था उसकी जगह पेपर एग्जाम की जगह, तो हमने सोचा था टेस्ट में 100 नंबर आएंगे, हमारे टेस्ट में नंबर आए 97, तो कंपेयर किया 3% का डिफरेंस है, टेकिंग करेक्टिव एक्शन। अब हमें ये पता चल गया कि बीएसटी में हमारा मान लो फोकस नहीं है, तो हमें उसमें फोकस करने की ज़्यादा नीड है। ये एक बार हमने इसको ओवरऑल देखा, अब हम इस प्रोसेस को इंडिविजुअली पढ़ेंगे कि सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड में क्या क्या आता है, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस में क्या आता है। तो चलिए अब हम इसको देखते हैं। आइए अब जो है हम इंडिविजुअली इसको पढ़ते हैं प्रोसेस को। एक बार हमने कंबाइन इसको लर्न करने का तरीका देखा था, अब हम इस 1 बाय 1 हेडिंग को पढ़ते हैं। पहला है सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड में दो तरह के स्टैंडर्ड होंगे, एक होगा क्वांटिटेटिव और एक होगा क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव होगा जो मेजर्ड किया जाएगा क्वांटिटी टर्म्स में। फॉर एग्जांपल अगर हम कहें कि हमें इतनी यूनिट प्रोडक्शन करनी थी, हमें 10 यूनिट प्रोडक्शन करनी थी, हमने 8 यूनिट प्रोडक्शन की, तो हम इसको क्वांटिटी में मेजर कर सकते हैं। और हमने कहा कि एक प्रोडक्ट की कॉस्ट 2 लाख रुपए आनी चाहिए थी, हमारी एक्चुअल में 2.5 लाख रुपए आई, तो ये भी क्या है, सेटिंग क्वांटिटेटिव, क्योंकि हम इसको क्वांटिटी में मेजर कर सकते हैं। क्वालिटेटिव में क्या होगा, मैंने कहा मान लो कोई एम्प्लॉय बहुत ऑनेस्ट है, तो ये क्या हो गया क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव को हिंदी में कहते हैं गुणात्मक, जो किसी की क्वालिटी से रिलेटेड है, ठीक है। एम्प्लॉय बहुत ज़्यादा अब्सेंट रहते हैं, तो ये भी क्या हो गया क्वालिटेटिव। इसका मतलब उनका मोरल डाउन है, इस वजह से वो अब्सेंट है, उनका काम करने का मन नहीं करता। ये क्या क्वांटिटेटिव है, नहीं क्वालिटेटिव। उनका मन नहीं कर रहा, वो आ नहीं रहे, एब्सेंटिज्म ज़्यादा कर रहे हैं, काम की चोरी कर रहे हैं, ये सारे कौन से हैं क्वालिटेटिव। तो हमने कहा स्टैंडर्ड दो तरीके के होंगे, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। ये तो डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं हम, डायरेक्टली सीधा मेजर किया, 2.5 लाख की कॉस्ट आनी थी, 2 लाख आई। ये जो है क्वालिटेटिव, ये इनडायरेक्टली रूप से एक प्रकार से मेजर किए जा सकते हैं, डायरेक्टली नहीं किए जा सकते। तो ये हमने देखा। अब इसमें है फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड व्हाइल स्टैंडर्ड्स आर प्रिपेयर्ड। कौन कौन से फैक्टर आपको माइंड में रखने हैं जब आप स्टैंडर्ड बना रहे हैं। तो पहला है रीजनेबल, कि स्टैंडर्ड जो बनाओ आप रीजनेबल होने चाहिए, वो ना ही तो बहुत कम हो कि उसको कोई भी इजीली अचीव कर सके, और न ही इतने मुश्किल हो कि उसको कोई अचीव ही ना कर सके, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो आपने कि बना लिया 100%, तो ये मे बी मोर कॉम्प्लिकेटेड, तो आप बना सकते हो 98% की, हाँ ये हो सकता है। तो स्टैंडर्ड रीजनेबल होने चाहिए। और अगर आप बना रहे हो कि स्टैंडर्ड 50%, तो ये तो इजीली अचीव हो जाएंगे बोर्ड क्लासेस में। तो रीजनेबल मतलब ना ही तो ज़्यादा सिंपल होने चाहिए स्टैंडर्ड, ना ही ज़्यादा हाई होने चाहिए। उसके बाद है इसमें जो है सिंपल होने चाहिए। वो ऐसे नहीं कि हम कहें कि स्टैंडर्ड ऐसी किसी चीज़ का स्टैंडर्ड बनाए जो इम्पॉसिबल है, सिंपल होने चाहिए। और हम कहें फ्लेक्सिबल होने चाहिए। फ्लेक्सिबल मीन्स हम उसको सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज कर सकें। एक हम कह सकते हैं, एक हम बनाएंगे डेविएशन टॉलरेंस लिमिट। डेविएशन टॉलरेंस लिमिट, डेविएशन टॉलरेंस लिमिट का मतलब ये होता है कि हम ये देखेंगे कि इतना डेविएशन अगर आ गया तो कोई नहीं, कोई बात नहीं। फॉर एग्जांपल हमने कहा कि हमने बनाया तो 100% का है स्टैंडर्ड, लेकिन अगर हमारे 98% तक आ गए तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका मीन्स हमारी डेविएशन टॉलरेंस लिमिट कितनी है, 2%, कि अगर 2% कम ज़्यादा आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो स्टैंडर्ड हमारे रीजनेबल होने चाहिए, सिंपल होने चाहिए,
फ्लेक्सिबल होने चाहिए और हमें फ्लेक्सिबल अब चेंज कर सके अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। ठीक है, मान लीजिए पेपर बहुत ही ज़्यादा टफ आ गया, अब किसी के इतने पॉसिबल थे ही नहीं, तो हमारे स्टैंडर्ड थोड़ा हमें चेंज करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमने कहा कि ये फैक्टर माइंड में कंसीडर करते चाहिए कब, जब हम स्टैंडर्ड प्रिपेयर कर रहे हैं। एट द टाइम ऑफ प्रिपेयर स्टैंडर्ड दिस फैक्टर शुड बी कंसिडर्ड इन माइंड। रीजनेबल होने चाहिए, सिंपल होने चाहिए, फ्लेक्सिबल होने चाहिए, और जो है डेविएशन टॉलरेंस लिमिट भी बनानी चाहिए कि इतने परसेंट तक अगर डेविएशन आ गया तो कोई इश्यू नहीं है। ये हमारे समझ में आया सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, इसमें इतना ही है। उसके बाद सेकंड पॉइंट है, आपको इतना ही करना है, बुक में एक दो चीज़ें और दे रखी है। बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड, बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड में दे रखा है उसने कि क्वांटिटी, क्वालिटी और टाइम एंड कॉस्ट। अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो कि उसने 4 तरीके से बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड में 4 पॉइंट है और टाइप में ये 2 है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप ये बस इसमें ये रखना कि बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड में 4 चीज़ें, क्वांटिटेटिव, क्वालिटी, टाइम और कॉस्ट, उसने और ऐड कर दिया, और आप उसमें बाद में जो दे रखा वो करने की कोई नीड नहीं है, बस इतना ही ध्यान रखना फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड में ये पॉइंट। मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस में ये हम हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करेंगे, हमारी एक्चुअल में कितनी परफॉर्मेंस आई। इसमें सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि 97 आई, जैसे हमने कहा एक्चुअल में कितना बना ये चीज़, और ये इसमें यही बता रखा है कि एक्चुअल में जो आए उसको हमें पूरी ऑनेस्टी के साथ दिखाना चाहिए, पूरी उसको ईमानदारी से शो करना चाहिए जो एक्चुअल में आए। ठीक है, ये हो गया मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। सिंपल, जो हमारा एक्चुअल जो भी रिजल्ट है, मान लो हमारा प्रोडक्शन आया 2 लाख यूनिट, तो ये क्या हो गया एक्चुअल, और हमने सोचा था प्रोडक्शन कितना होगा 3 लाख यूनिट का, हमने सोचा प्रोडक्शन होगा 3 लाख यूनिट का, और जो है हमारी एक्चुअल में यूनिट्स बनी 2 लाख, तो ये क्या हो गया एक्चुअल परफॉर्मेंस में 2 लाख यूनिट हो गई। ठीक है, इस एक्चुअल को किस तरीके से मेजर करना है, किस तरीके से ये सब चीज़ें हैं। उसके बाद है कंपेयरिंग ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड। कंपेयर करेंगे तो इसमें 2 चीज़ें आ सकती हैं। देखिए, मान लीजिए हमने स्टैंडर्ड बनाया 3 लाख का और 2 लाख यूनिट बनी, तो ये 1 लाख क्या होगी नेगेटिव डेविएशन, इसको हम कहेंगे नेगेटिव डेविएशन। 3 लाख यूनिट क्या थी स्टैंडर्ड, 2 लाख क्या था एक्चुअल, तो जो ये डेविएशन आया 1 लाख, ये डेविएशन क्या हो जाएगा नेगेटिव डेविएशन। जीरो डेविएशन कैसे होगा, 2 लाख यूनिट ही सोची, एक्चुअल में भी 2 लाख ही बनी, तो इसको हम कहेंगे जीरो या नो डेविएशन, कोई डिफरेंस नहीं है। एक आ सकता है पॉजिटिव डेविएशन कि हमने 3 लाख यूनिट सोची और 4 लाख यूनिट बन गई, तो 1 लाख पॉजिटिव डेविएशन, मतलब ये हमारे लिए पॉजिटिव हुआ ना। आप साइन को मत देखना कि ये नेगेटिव की ये, ठीक है, कि ये नेगेटिव पॉजिटिव, आप ये देखना कि हमने सोचा 3 लाख का बना 4 लाख का, तो 1 लाख इज अ पॉजिटिव फॉर अस कि 1 लाख का प्रोडक्शन हमने ज़्यादा किया। साइन को कंसीडर मत करो, यहाँ पे इसको माइनस कर लो, इसको प्लस कर लो, बस हमें ये देखना हमने सोचा कितना, हमने सोचा 4 लाख यूनिट बनेंगी, नहीं सोचा 3 लाख यूनिट बनेंगी, एक्चुअल में बनी कितनी 4 लाख, तो ये पॉजिटिव डेविएशन है। फॉर एग्जांपल हमने सोचा 96% मार्क्स आएंगे और हमारे एक्चुअल में आए 99%, तो ये हमारे लिए पॉजिटिव डेविएशन हुआ या नेगेटिव, पॉजिटिव हुआ कि हमारे अच्छे मार्क्स आए हैं। अच्छा, तो अब अगर पॉजिटिव डेविएशन आए तो हमें क्या करना चाहिए, मान लीजिए हमने कहा 3 तरीके के डेविएशन आएंगे, या तो जीरो डेविएशन, अगर यह है तो कुछ नहीं, या नेगेटिव डेविएशन आ जाए या पॉजिटिव डेविएशन आ जाए, 3 सिचुएशन होंगी। ठीक है, इसमें हम करें कंपेयरिंग ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड। व्हेन एवर वी कंपेयर द स्टैंडर्ड विद द एक्चुअल, 3 सिचुएशंस आर अराइजेस, नेगेटिव डेविएशन, जीरो डेविएशन एंड पॉजिटिव डेविएशन। नेगेटिव आएगा तो इसका मतलब हमने सोचा था प्रोडक्शन 2 लाख का, एक्चुअल में हुआ प्रोडक्शन 1.5 लाख का, तो हमारे पास 1.5 लाख का प्रोडक्शन हुआ, हमने सोचा था 2 लाख का, तो 50,000 जो है नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, तो नेगेटिव डेविएशन क्यों आया, इसके रीजन का हम पता करेंगे, इसको शॉर्ट आउट करेंगे। पॉजिटिव डेविएशन आएगा तो हम, अच्छा पॉजिटिव डेविएशन क्यों आएगा, पॉजिटिव डेविएशन इसलिए आया, इसका मतलब आपने अपना स्टैंडर्ड सही नहीं बनाया, आपको स्टैंडर्ड और बनाना चाहिए अपना, ताकि आप वो अचीव कर सको। क्योंकि मान लीजिए आपने स्टैंडर्ड बनाया 90% का, आपके आगे 95%,
तो इसका मतलब अब आपको और हाई स्टैंडर्ड बनाना चाहिए। अब आपको 99 का स्टैंडर्ड बनाना चाहिए, 97 का बनाना चाहिए, ठीक है, तभी आपका डेविएशन पॉजिटिव आया है। तो ये हमने 3 पॉइंट डन किए। अब हम देखते हैं एनालिसिस डेविएशन एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शन। अब हम डील करते हैं एनालिसिस डेविएशंस को। एनालिसिस डेविएशंस में देखिए, एनालिसिस डेविएशंस में ये 4 सिचुएशन होंगी। एनालिसिस डेविएशन में जो आपके बुक में 4 हेडिंग दे रखे हैं इस तरीके से हैं। पहला, स्टैंडर्ड बीइंग अटेन। आपने सोचा कि आपके 98% नंबर आएंगे और आपके 98% ही आ गए, तो क्या आप कुछ करेंगे? नहीं, ठीक है, ओके फाइन, ठीक है। तो अगर आपको स्टैंडर्ड अटेन हो गया, यस, 2 सिचुएशन होंगी, या तो आपको स्टैंडर्ड अटेन हुआ या स्टैंडर्ड अटेन नहीं हुआ। अगर स्टैंडर्ड अटेन हुआ तो क्या आप कुछ नहीं करेंगे, ठीक है, यू आर सेटिस्फाइड विद, आपने जैसा सोचा था आपको वैसा ही हुआ, ओके फाइन। नहीं हुआ, अगर स्टैंडर्ड अटेन नहीं हुआ, आपने 98 का सोचा था, आपके 95 उससे कम आए, 98% से नंबर कम आए हैं, तो आप ये देखोगे क्या डेविएशन एक्सेप्टेबल है। मान लीजिए आपने 98 सोचे थे, आपके 97.8% आ गए, ठीक है, 0.2 का ही तो डेविएशन है, क्या हो गया फिर? हाँ, डेविएशन एक्सेप्टेबल है, 0.2 का ही है, कोई ज़्यादा डेविएशन नहीं है, तो आप कुछ नहीं करेंगे। लेकिन डेविएशन अगर एक्सेप्टेबल नहीं है, फिर क्या स्टैंडर्ड एक्सेप्टेबल है? ऐसा तो नहीं है कि हमने स्टैंडर्ड ही हमारा इतना टफ बना रखा था कि कोई उसको अचीव कर ही नहीं सकता, ठीक है। तो हम जाएंगे थर्ड सिचुएशन पे। हमने देखा स्टैंडर्ड एक्सेप्टेबल है, इज स्टैंडर्ड एक्सेप्टेबल, स्टैंडर्ड एक्सेप्टेबल है, यस स्टैंडर्ड एक्सेप्टेबल है। तो फिर क्या रीजन रहा डेविएशन का? मतलब स्टैंडर्ड तो हमने सही बना रखा था, हमें टैलेंट भी था और 96 का बना रखा था, और डेविएशन भी ज़्यादा आया, डेविएशन भी ज़्यादा आया, और हमने स्टैंडर्ड भी सही बना रखा। तो क्या रीज़न रहा, उस रीज़न को फाइंड आउट करेंगे कि किस सब्जेक्ट में हमारे कम आए ये सब। क्या अगर स्टैंडर्ड ही एक्सेप्टेबल नहीं था, हमने स्टैंडर्ड ही गलत बना रखा था, तो रिवाइज दी स्टैंडर्ड। ये 4 हेडिंग है इसमें एनालिसिस डेविएशंस में। फिर से देखिए स्टैंडर्ड बीइंग अचीव, क्या हमने जो स्टैंडर्ड बनाया था अचीव हो गया? यस, हो गया हमें अचीव। तो जो हमने सोचा था वैसा ही हो गया, ओके फाइन विद इट, यस, कुछ नहीं करेंगे। अगर हमने जैसा सोचा था वैसा नहीं हुआ, तो हम ये देखेंगे इस डेविएशन इज विद इन लिमिट, क्या थोड़ा बहुत डेविएशन आया है? अगर थोड़ा बहुत डेविएशन आएगा कोई दिक्कत नहीं है, हमने 98% सोचे थे, 97.9 आ गए, कोई नहीं, ओके विद इट। लेकिन अगर ज़्यादा डेविएशन आया, विद इन लिमिट नहीं है, डेविएशन एक्सेप्टेबल नहीं है, तो क्या स्टैंडर्ड एक्सेप्टेबल है? क्या हमने स्टैंडर्ड सही बना रखे हैं? 2 सिचुएशन होगी, यस या नो। स्टैंडर्ड सही बना रखे थे, फिर भी ज़्यादा डेविएशन आया, देखना, स्टैंडर्ड सही बना रखे थे फिर भी ज़्यादा डेविएशन आया, तो क्या रीज़न रहे डेविएशन के? स्टैंडर्ड ही सही नहीं बना रखा था, तो चेंज द स्टैंडर्ड, ओके, ठीक है। यहाँ तक हमने देखा एनालिसिस डेविएशन का। उसके बाद एनालिसिस डेविएशन में ही आता है डेविएशन टॉलरेंस लिमिट। डेविएशन टॉलरेंस लिमिट कहता है कि हमें कहाँ तक जो है हम डेविएशन टॉलरेंस, कहाँ तक हम डेविएशन को टॉलरेट करेंगे। इसके लिए 2 प्रिंसिपल हैं, एक तो है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, एक है प्रिंसिपल ऑफ क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। प्रिंसिपल ऑफ क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, हमने कहा डेविएशन टॉलरेंस लिमिट एनालिसिस डेविएशन में ही आता है, डेविएशन टॉलरेंस लिमिट। इसमें 2 सिचुएशन होंगी, एक तो प्रिंसिपल ऑफ की पॉइंट कंट्रोल, एक मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन कहेगा कि मैनेजर को हर जगह अपने हाथ मारने की जरूरत नहीं है, जहां चीजें इसको इंपॉर्टेंट लगे वहीं पे वो आए, मैनेज करे जहां पे चीजें क्या हो, एक्सेप्शन, ठीक है, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। प्रिंसिपल ऑफ की पॉइंट कंट्रोल है कि सिर्फ और सिर्फ हमें क्या करना है, की रिजल्ट एरिया। ऐसा नहीं कि लेबर की कोई बात हुई तो उसमें भी घुस गए, लेबर का कोई बहुत थोड़ा डिफरेंस आ रहा है वो उसमें भी, जो हमारे बिजनेस को ज्यादा इफेक्ट करेगा, की रिजल्ट एरियाज, वो उसको डिसाइड करने की की रिजल्ट एरिया क्या है जो हमारे बिजनेस को ज्यादा इफेक्ट करेंगे, उस पर हमें क्या करना है, काम करना है। प्रिंसिपल ऑफ की पॉइंट कंट्रोल्स, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन,
जहाँ पे मैनेजर की जरूरत हो वहीं पे। यहाँ पे क्या इसका मतलब क्या है, की रिजल्ट एरिया। मान लो 2 एरिया है तो कहाँ पे जाएगा वो, की रिजल्ट एरिया। और यहाँ पे इसका मतलब है इनसिग्निफिकेंट चीज़ों को वो ध्यान न दें। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद टेकिंग करेक्टिव एक्शन। टेकिंग करेक्टिव एक्शन में ये है, या तो हम अगर उस डिफेक्ट को रिमूव कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं फ्यूचर में ध्यान रखेंगे। मैंने कहा था मान लो गाजर का हलवा बनाया, चीनी वगैरह उसमें कम अगर डाल सकते हैं तो करेक्ट कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं फ्यूचर में उस चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो ठीक है, टेकिंग करेक्टिव एक्शंस में हमें ये ध्यान रखना है, या तो हम उस चीज़ को रेक्टिफाई कर देंगे या उसका फ्यूचर में ध्यान रखेंगे। अच्छा, डेविएशन के कारण क्या है, कॉजेज ऑफ डेविएशन। ह्यूमन कॉजेज भी हो सकते हैं, मान लो उसकी लापरवाही की वजह से मशीनरी वगैरह खराब हो गई, अनसर्टेन इवेंट, या फिर लॉकडाउन जैसे अब स्ट्राइक वगैरह चल रही है, ये हो गया। तो कोई भी इवेंट हो सकता है, ठीक है, बाढ़ भूकंप ये आ गए, ह्यूमन कॉजेज भी हो सकते हैं। तो ये इसके कारण है। टेकिंग करेक्टिव एक्शंस, अब आप उसमें बाकी बुक में से पढ़ लीजिए, ज़्यादा कुछ खास है नहीं। तो आज ये जो है हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है, कंट्रोलिंग हमारा जो है ये पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। आप अगर कोई भी टॉपिक समझ में ना आए तो कमेंट करके आप बता सकते हैं। थैंक यू गाइज।